उत्परिवर्तन क्या होता है? म्यूटेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, उत्परिवर्तन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के बारे में जानना होगा, जो कि आपको पिछली बार भाग में भी आपने पढ़ा कि गुणसूत्रों के ही आधार पर यानी क्रोमोसोम के ही आधार पर हम लिंग का निर्धारण करते हैं। बार बार ये शब्द आ रहा है क्रोमोसोम 2 प्रकार का होता है, दैहिक और लिंग गुणसूत्र। आखिर है क्या ये गुणसूत्र किसका बना होता है? चलो, आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब हम कोशिका के केंद्रक को देखते हैं तो केंद्रक में हमें कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, इन्हें कहा जाता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। गुणसूत्र 2 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये संरचना आपने देख ली, कोशिका के केंद्रक में ऐसी संरचना गुणसूत्र कहलाती है। ध्यान से समझना कि गुणसूत्र, जिसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं, 2 चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। अब वो प्रोटीन हिस्टोन भी हो सकता है कुछ प्राणियों में, जैसे मनुष्य में हिस्टोन प्रोटीन होता है, अथवा वो गैर हिस्टोन भी हो सकता है, यानी वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, याद करने वाला जो पॉइंट है वो ये कि गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र का जो मेन कंपोनेंट है जो हमें चाहिए पढ़ने के लिए, वो चाहिए ये डीएनए, जो कि इनका मेन कंपोनेंट है। अभी आप लोग मेंडल के बार चीजों को पढ़ा, जीन वगैरह पढ़ा ना, जीन कारक, जीन कहाँ पाए जाते हैं? ये जीन डीएनए पर ही पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए पर ही पाए जाते हैं। ध्यान से समझना, जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए पर पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि गुणसूत्र होता है, किसका बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन का। आइए इस फिगर को देखते हैं। आप इस फिगर को अगर देखें ध्यान से तो ये है न्यूक्लियस, ये है पूरा सेल, और सेल में ये पार्ट क्या है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। अब अगर हम इसको खोल कर देखें तो अंदर खोल कर जब देखेंगे तो हम पाएंगे कि गुणसूत्र 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो ये देखो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं डॉट डॉट, और उसके बाद ये डीएनए है। ठीक है, अब डीएनए किसका बना होता है? ये सब आपको डिटेल क्लास 12th के ही चैप्टर नंबर 6 में यानी नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा डिटेल, लेकिन थोड़ा बहुत आप यहाँ पर जानकारी ले लो, तभी आपको उत्परिवर्तन समझ में आएगा। अगर हम डीएनए की संरचना को देखें तो डीएनए मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस, शर्करा और फास्फेट समूह। लेकिन यहाँ पर हमें जो जानना है उत्परिवर्तन के लिए, वो हम ये जानेंगे कि नाइट्रोजन क्षार, आप डीएनए की संरचना देखेंगे तो जैसे सीढ़ी जैसा होता है ना, ऐसे पकड़ पकड़ के हम चढ़ जाए ऊपर। तो ये सीढ़ियाँ जो होती है ये बनी होती है नाइट्रोजन क्षारों से। नाइट्रोजन क्षार कुल 4 प्रकार के पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। हमेशा एडेनिन के साथ थाइमिन होता है, ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन होता है। ठीक है, हमेशा थाइमिन के साथ एडेनिन होता है, ग्वानिन के साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन होता है। हमेशा जी और सी साथ में होंगे और ए और टी साथ में होंगे। ठीक, तो डीएनए किसका बना होता है? नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बना होता है। अब मैंने आपसे बताया कि ये जो जीन होता है वो कहाँ होता है? डीएनए पर होता है। तो जीन कोई सब संरचना नहीं है, जीन कोई पदार्थ नहीं है जो इस पर ऐसे सीढ़ी लगाकर बैठा हुआ है पकड़ के इसको। कोई पदार्थ या कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो डीएनए पर पाया जाता है। नहीं, जीन क्या है? जीन नाइट्रोजन क्षारकों के कुछ समूहों को कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार है ना, हो सकता है कि ये 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर कोई एक जीन बना रहे हो, जीन ए। उसके बाद ये 3 मिलकर बनाते हैं जीन बी। मेरी बात सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ऐसा मत समझ लेना कि कोई जीन 3 नाइट्रोजन क्षारों बेस पेयर से मिलकर बना होता है। नहीं, एक जीन हजारों से लेकर लाखों नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बने हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक समझा रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि अब इतना लंबा यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर जितना है उतने में एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लो कि 3 नाइट्रोजन क्षार बेस पेयर मिलकर एक जीन ए बना रहे हैं। अब ये जीन कोई प्रोटीन बनाएगा अपना, मान लो। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये दूसरा जीन हो जो कोई और प्रोटीन बी बना रहे हो, प्रोटीन बी बना रहे हो। इसी तरीके से 3 और कोई और जीन है। तो इस तरह से
हजारों लाखों नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर एक जीन बनता है और एक डीएनए पर हजारों लाखों जीन भी पाए जाते हैं। अब इनका क्रम निश्चित होता है। अगर मान लो मैंने कहा कि जीन ए का क्रम है CTG, तो इसके अपोजिट में उसी का जोड़ीदार आएगा। C के साथ हमेशा G आता है, T के साथ हमेशा A आता है, G के साथ हमेशा C आता है। ठीक है, तो इनका ये क्रम है, क्या है, CTG और CAC, GAC। अब अगर मैंने क्या बताया, अगर जीन है तो वो प्रोटीन बनाएगा। कैसा प्रोटीन बनेगा, इसकी सूचना जीन के पास होती है और ये सूचना जीन के पास इन नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम में होता है। अगर सूचना कोई परिवर्तित हुई, कोई भी गड़बड़ हुआ, किसी भी तरीके से इसकी सूचना गड़बड़ हो गई, परिवर्तित हो गई, तो उसका प्रोडक्ट भी बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पर T के जगह पर, अगर यहाँ पर मान लो T के जगह पर यहाँ पर भी C आ जाए तो यहाँ पर G हो जाएगा। तो देखो होना क्या चाहिए था, कोड होना चाहिए था CTG, लेकिन हो क्या गया, CCG। सूचना परिवर्तित हो गई ना। तो अब सूचना अगर परिवर्तित हुई है तो इससे प्रोटीन भी सामान्य नहीं बनेगा, सामान्य प्रोटीन नहीं बनेगा। क्या बनेगा, असामान्य प्रोटीन बनेगा, असामान्य प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि सूचना गड़बड़ हो गई। अगर मैं आपसे कोई कोड में लिख दूं बात कि राम पे फॉर पाई, पे फॉर पाई, अगर हम कह दें कि एक सूचना है जो आपको प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है कि राम पे फॉर पाई, और अगर आपने उस सूचना में कोई गड़बड़ी कर दी, मान लो कि राम वाई की जगह पे आपने ए डाल दिया, तो बताओ वो सूचना सही पहुंचेगी? राम पा फॉर पाई, पा फॉर पाई, कुछ पता ही नहीं चला। तो जैसे यहाँ पर एक लेटर से पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है, वैसे ही डीएनए में उपस्थित किसी भी नाइट्रोजन क्षार के परिवर्तन से पूरी की पूरी उसकी सूचना ही परिवर्तित हो जाती है और इससे असामान्यता उत्पन्न होती है। इसी को कहते हैं उत्परिवर्तन। आया समझ में? डीएनए के उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो डीएनए में बदलाव लाता है। इसके कारण उस जीव का जीनोटाइप भी परिवर्तित हो जाएगा और फिनोटाइप भी परिवर्तित हो जाएगा। यानी मान लो कि मेरा नाक ऐसे नॉर्मल बनना था और किसी वजह से मेरे नाक में, ये नाक के डीएनए में कोई परिवर्तन आ गया और नाक ऐसे टेढ़ा बन गया, तो दृश्य प्रारूप देखने वाला जो चीज़ है वो परिवर्तित हो गया कि नहीं हो गया? हालांकि ऐसा नहीं है, सब कुछ सही है। तो इसी को कहते हैं उत्परिवर्तन। यानी उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो डीएनए में बदलाव लाती है, जिससे जीव का जीनोटाइप और फिनोटाइप भी बदल जाता है। अब ये डीएनए, अगर डीएनए में से उसका कोई खंड हट जाता है या कोई एक्स्ट्रा खंड आ जाए, यानी इन्हीं के बीच में मान लो ए और आ जाए, ए और टी आ जाए, तो भी उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। अब चूंकि आपको पता है कि जीन कहाँ होते हैं, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम पर कोई भी परिवर्तन होगा तो उससे जीन भी परिवर्तित होगी, तो उससे उस जीव का दृश्य प्रारूप और जीन प्रारूप परिवर्तित होगा ही होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप कैंसर कोशिकाओं में देख सकते हैं। कैंसर कोशिकाओं में यही होता है, उत्परिवर्तित हो जाती हैं कोशिकाएं, तो वे असामान्य रूप से विभाजन करने लगती हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि किसी एक नाइट्रोजन क्षार की गड़बड़ी से, देखो यहाँ पर टी था अब सी आ गया, एक बेस पेयर की गड़बड़ी से भी उत्परिवर्तन होता है, जिसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर यहाँ पर दो बेस पेयर गड़बड़ हो जाता, एक तो टी और एक हट ही गया, एक टी और ए हट गया, अब यहाँ पर जी और सी आ जाए, तो दो बेस पेयर में गड़बड़ी हुई ना, तो भी इसे म्यूटेशन उत्परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक बेस पेयर में, जैसा कि पहले आपको बताए थे, सिर्फ एक बेस पेयर में अगर परिवर्तन आता है तो इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, जिसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता रोग मानव में। यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि डीएनए में किसी भी प्रकार का खंड का कम होना या बढ़ जाना
उसके पूरे सेंटेंस को ही, उसकी पूरी सूचना को ही परिवर्तित कर देता है। देखिए सेंटेंस ही परिवर्तित हो गया, राम पे फॉर पाई, लेकिन अब क्या होगा, राम पा फॉर पाई। तो इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यानी जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाए, पूरा का पूरा सूचना ही परिवर्तित हो जाए, उसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब भैया वो चाहे पॉइंट म्यूटेशन हो, चाहे मल्टीपल म्यूटेशन हो, उससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता ही होता है। तो ये फिगर के माध्यम से आपने समझ लिया कि आखिर गुणसूत्र क्या होता है, डीएनए कहाँ होता है, डीएनए पर जीन क्या होता है, और डीएनए का जो जीन होता है वो नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम से कैसे बना होता है। अगर नाइट्रोजन क्षारों के क्रम में कोई भी परिवर्तन आता है तो उससे उत्परिवर्तन होता है। इतनी बातें क्लियर हैं? आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही दिखाते हैं। देखिए ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, केंद्रक। अगर हम केंद्रक को जूम करके देखें तो उसके अंदर हमें मिलेगा ऐसी संरचना क्रोमोसोम। अब आपको पता है कि क्रोमोसोम पर ही किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। तो यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन ऐसे होते हैं, ये जो बॉल्स जैसी संरचना देख रहे हो ना पीले रंग की, ये प्रोटीन है और इससे रैप्ड होता है डीएनए। ठीक है, ये डीएनए इस तरह से पाया जाता है, जिसमें ये जो अंदर की तरफ होते हैं ये नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बने होते हैं। क्लियर बात है? वही बता रहा है कि जीन क्या होते हैं, इसी डीएनए के सेगमेंट को ही कहते हैं। एक क्रोमोसोम पर एक नहीं, हजार नहीं, लाखों जीन्स पाए जा सकते हैं जो अलग अलग सूचनाओं को नियंत्रित करते हैं। अब म्यूटेशन देख लीजिए कि अगर किसी भी डीएनए में, मान लो कि ये सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस में बेस पेयर निकल गया यहाँ से, अगर कोई भी रिमूव ऑफ बेस यानी कोई भी अगर नाइट्रोजन क्षार यहाँ से हट जाता है तो उससे क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, यानी उसका सूचना बदल जाता है। देखो ये इधर खिसक आया, इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। और डिटेल अगर आपको देखना है उसका स्ट्रक्चर डीएनए का तो दिखाते हैं। ये देखिए ये क्रोमोसोम है जो एक्स टाइप का होता है, एक्स शेप में। अगर हम इसको जूम करें तो हम पाएंगे कि किसका बना होता है, ऐसे। ये है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में होते हैं, इसीलिए इसे हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल बताया जाएगा। और इसमें इस तरह से उसका होता है डीएनए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको उत्परिवर्तन समझ में आया। उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो डीएनए में बदलाव लाता है। अच्छा, डीएनए में बदलाव पुनर्योजन के द्वारा भी आता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पुनर्संयोजन की प्रक्रिया होती है, जिनके बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा, तो वो भी कुछ हद तक परिवर्तन लाती है डीएनए में।